नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग बाय अमित पटेल बिहाफ ऑफ साउथ इंटरनेशनल स्कूल न्यू नरोडा। लेक्चर नंबर 1.13 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। याद रखो दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज कंटिन्यूअस एंड सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस। These three types are of continuous charge distribution. We will also discuss discontinuous charge distribution. लेकिन सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चालू करूँ उनसे पहले थोड़ा एक और मुझे यहाँ पे आपको एडिशनली एक टॉपिक सिखाना है, उनके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, चलो याद रखो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी करना है इस वीडियो को। ठीक है, कर सकते हो अगर आपको करना है तो, नॉट बाय फोर्सफुली। तो जो टॉपिक मैंने आपको बोला था दैट इज एरिया वेक्टर। क्या होगा? एरिया वेक्टर। देखो दोस्तों, अभी तक आप सबने क्या स्टडी किया है कि आपकी जो एरिया है ना वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। याद है सबको? और ये सही भी है, लेकिन यहाँ पे हम एक एरिया वेक्टर की बात करेंगे। तो मैं एक नॉर्मल टर्म्स में आपको बोलूँ तो एरिया वेक्टर मतलब क्या? जो सरफेस से नॉर्मल होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस से परपेंडिकुलर, उसको आप क्या बोलोगे? एरिया वेक्टर। लाइक ये जो पेपर है वो आपकी एक सरफेस है, तो सरफेस से नॉर्मल ऐसे बनेगा कि नहीं? देखो, इनसे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? एरिया वेक्टर बनेगा ये वाली सरफेस का। चलो, अगर ये सरफेस को मैं टर्न करूँ तो सरफेस से एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर, वो ऐसे टर्न करेगी। रुको एक मिनट, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। चलो, ये आपकी सरफेस एक, और ये इनका सरफेस नॉर्मल बनेगा। देखो, सरफेस से परपेंडिकुलर है, ये कैमरा में थोड़ा आपको क्रॉस में दिखेगा, ये सरफेस से परपेंडिकुलर है। क्लियर? अगर मैं सरफेस को टर्न करूँ ना, देखो ये वैसे ही टर्न करेगा और हमेशा सरफेस से कितने एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री के एंगल पे। क्लियर है? समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो ये इनका क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एरिया वेक्टर डिफाइन करना है, तो उनका डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे। चलो, तो वेक्टर एसोसिएटेड विथ एरिया एलिमेंट या तो एरिया ऑफ a surface is taken to be in the outward direction and perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. क्लियर? तो हमेशा कोई भी सरफेस एलिमेंट होगा उनका भी आप एरिया वेक्टर निकाल सकते हो, और वो कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर को ना मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा एस आपका सरफेस एरिया होगा और ये इनका क्या होगा? वेक्टर। ठीक है, इनको आप एरिया नॉर्मल भी बोलोगे या तो सरफेस नॉर्मल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मानो कि यहाँ पे देखो, अगर कोई मैं एक सरफेस में कंसिडर करूँ ये वाली, और इनका एक स्मॉल सरफेस एरिया में कंसिडर करूँ, मानो कि ये सरफेस एरिया किसके बराबर? डेल्टा एस। तो उनकी एरिया नॉर्मल इनसे क्या होगी? परपेंडिकुलर। इनसे क्या होगी? एरिया एलिमेंट से क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो वो क्या बनेगा? डेल्टा एस वेक्टर। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? चलो, एक इनका रिलेशन भी बता देता हूँ आपको। मानो कि ये वाली डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर कौन है? एन कैप। ठीक है, एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? एन कैप। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, डेल्टा एस एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया एलिमेंट इंटू एन कैप। ऐसे ही है आपका रिलेशन। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? चलो, तो कोई भी सरफेस होगी उनसे उनका एरिया नॉर्मल क्या रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर? जैसे कि मैं मानो कि आपको बोल दूं कि हाथ है मेरा, यहाँ पे एरिया नॉर्मल ऐसे। समझ में आ कि नहीं? अगर मैं हथेली, ये देखो, ये हाथ को ऐसे घुमाता हूँ तो पाम मेरी घूमेगी, साथ में ये एरिया वेक्टर भी घूम रहा है कि नहीं? है ना? समझ में आ कि नहीं? क्लियर? चलो, तो फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्लियर इतना? चलो, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो ये देखो एक सिंपल और इनका सिंबल है फाई। क्लियर, आगे जाके याद रखना, आगे जाके ना हम एक और फ्लक्स स्टडी करने वाले, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सी फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, तो ये आपको क्या देती है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, खाली इतना ही याद रखना है, बाकी सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through surface। ठीक है, चलो तो अगर मैं बोलूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी एरिया नॉर्मल भूल जाओ। मानो कि एक सरफेस है, ये आपकी एक सरफेस है और यहाँ पे ना ऐसे फील्ड लाइन पास होके जा रही है। ये जो है ना वो कौन है? आपकी फील्ड लाइन। कैमरा थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, मानो कि एक आपकी ये सरफेस है और ये जो है ना एक कौन है? फील्ड लाइन से। ठीक है, ये आपकी सरफेस और फील्ड लाइन ना ऐसे जा रही है, तो सारी फील्ड लाइन क्या करेगी? इनको क्रॉस करके जाएगी। क्लियर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन ये वाली सरफेस से पास होके जाती है, तो इनका फ्लक्स क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा। क्लियर, फिर देखो अगर ये सरफेस को मैं ऐसे कर दूँ और ये मेरी फील्ड लाइन, तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगी, यहाँ से नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, इनको क्रॉस कम करेगी, तो वहाँ पे फ्लक्स आपको क्या मिलेगा? मिनिमम। अभी मैं एरिया नॉर्मल के साथ बोलूँ, चलो तो ये आपकी सरफेस है, मानो कि ये इनका क्या बन गया? सरफेस नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं? ये क्या होगा? सरफेस नॉर्मल। चलो ये सरफेस ऐसे रखिए और यहाँ से फील्ड ऐसे पास होके जा रहा है, तो देखो आपकी ये जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है, लेकिन ये सरफेस नॉर्मल ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, तो ये वाले केस में आपको फ्लक्स क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। चलो अभी यहाँ पे देखो, ये आपकी सरफेस। क्लियर, और ये इनका कौन है? सर ये वाली सरफेस का सरफेस नॉर्मल। अभी फील्ड लाइन अगर यहाँ से ऐसे पास होके जाएगी, तो सरफेस देखो आपकी फील्ड लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो फील्ड की डायरेक्शन है वो देखो किसकी डायरेक्शन में? सरफेस नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? 0। और ये वाले केस में क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर, जब सरफेस पैरेलल टू फील्ड होगी तो वहाँ पे थीटा एरिया वेक्टर और फील्ड का एंगल क्या बनेगा? थीटा 90 डिग्री, और ये वाले केस में क्या बनेगा? 0 डिग्री। सरफेस आपकी फील्ड से परपेंडिकुलर होगी, लेकिन उनका नॉर्मल होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? फील्ड की डायरेक्शन में। ये दूसरी बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, चलो तो मानो कि यहाँ पे एक सरफेस एरिया में कंसिडर करो, ये अगर एक आपका सरफेस एरिया कंसिडर करूँ। क्लियर, और ये इनका क्या बने? सरफेस नॉर्मल। इनका सरफेस एरिया डेल्टा एस, तो इनका एरिया वेक्टर क्या होगा? डेल्टा एस वेक्टर। और जो फील्ड है ना वो क्रॉस में, देखो ऐसे फील्ड है आपकी। समझ में आ कि नहीं? और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है फील्ड ने एरिया नॉर्मल के साथ एंगल कौन सा बना है? थीटा। क्लियर, तो इनका जो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स का इक्वेशन है फाई किसके बराबर होगा? ई डॉट डेल्टा एस। क्लियर इतना? देखो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो आपको कौन सी क्वांटिटी देगा? स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी ये जो फ्लक्स है फाई, वो कौन सी क्वांटिटी आपकी? दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ कि नहीं? अगर डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो ई डेल्टा एस क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो जब भी आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, सरफेस एरिया होनी चाहिए, थीटा। तो थीटा क्या होगी? तो थीटा क्या होगी? आपकी एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल, मतलब कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, जब भी आपको डाउट है तो उनको नोट डाउन कर लो, लाइव लेक्चर के अंदर इनको हमें सॉल्व करना है। क्लियर,
तो थीटा विल बी एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इनके 3 केसेस लेते हैं अलग अलग। चलो फर्स्ट केस, सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सरफेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी तो उनका जो सरफेस नॉर्मल होगा वो फील्ड की डायरेक्शन के साथ बनेगा। या तो सेम डायरेक्शन में बन सकता है या तो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जब भी न्यूमेरिकल्स होगा तो मैं आपको करवाऊंगा। चलो ये आपकी सरफेस थी, देखो ये इनका सरफेस नॉर्मल था, याद करो मैंने अभी करवाया था। तो ये फील्ड के साथ है, ये फील्ड और ये उनकी डायरेक्शन में भले सरफेस परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ पे क्या बनेगा 0 डिग्री। तो अपना जो फ्लक्स होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होगा 1। तो ये फ्लक्स आपको क्या मिलेगा ई डेल्टा एस विच इज मैक्सिमम। समझ में आ कि नहीं बच्चों? चलो फिर नेक्स्ट, when surface second case is parallel to electric field। देखो बच्चों जब ये सरफेस आपकी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एट दैट टाइम सरफेस नॉर्मल विल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो थीटा बनेगा, थीटा एंगल मेड बाय सरफेस नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। तो फ्लक्स होगा ई डेल्टा एस कॉस 90। थीटा कितना 90, कॉस 90 होता है भाई 0। तो फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी आर मिनिमम फ्लक्स। क्लियर? चलो फिर कोई रैंडम एंगल बने, अगर जैसे मैंने यहाँ पे आपको करवाया था ये वाले केस के अंदर, तो वहाँ पे तो अपना इक्वेशन जो भी 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी एंगल बनेगा, एट दैट टाइम फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस विल बी ई डेल्टा एस कॉस थीटा। जो भी एंगल आपको दिया हो उसकी वैल्यू को आप रिप्लेस करो वहाँ पे। क्लियर? चलो तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इनके यूनिट के बारे में भी बात करना है। और इनका जो यूनिट होगा तो वो तो मैंने आपको पहले भी बोला है, कहाँ से निकालेंगे हम यूनिट, हमेशा इक्वेशन से निकालते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। ये आपका कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज योर सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। और एक और यूनिट होगा वोल्ट इंटू मीटर, ये आगे जाके फिर डिस्कस करूँगा मैं आपको। चलो इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता है कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन का क्या होगा m1 l1 t माइनस 2 मीटर स्क्वायर मतलब l2 डिवाइड बाय कूलम। कूलम क्या होगा a1 t1। क्लियर? तो ये क्या बनेगा डायमेंशनल फार्मूला आपका, तो m1 1 2 l1 l2 l3 t माइनस, ये देखो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 था, ये ऊपर जाएगा -3 a माइनस 1। दिस विल बी योर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इनकी जगह पे एक और भी लिख सकते हो। देखो क्या आपको पता है, एक कूलम का मैंने a1 t1 लिखा, उनकी जगह पे q1 लिखूँ तो m1 l1 t माइनस 2 मीटर स्क्वायर l2 डिवाइड बाय कूलम q1। तो ये क्या बनेगा m1 l3 t माइनस 2 q माइनस 1। सो दिस विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? समझ में आया कि नहीं इतना? चलो देखो मुझे यहाँ पे ना एक और यूनिट भी आपको एक्सप्लेन करना है, वोल्ट इंटू मीटर। लेकिन ये वोल्ट इंटू मीटर में फ्लक्स का यूनिट आपको डिफाइन करके दूँ उनसे पहले आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट था न्यूटन पर कूलम के अलावा कौन थी, वोल्ट पर
मीटर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी कि नहीं? तो देखो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर होगा। समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप क्या लिखोगे, वोल्ट पर मीटर उनका यूनिट और मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा वोल्ट इंटू मीटर। देखो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर, ये भी क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपकी कोई सरफेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उनके अंदर फ्लक्स, उनके साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा। तो देखो वही मेथड से करना है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनका स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट कंसिडर करूँ, मानो कि यहाँ पे स्मॉल एक सरफेस एरिया एलिमेंट कंसिडर करूँ, इनका डेल्टा S1, तो उनका जो एरिया नॉर्मल होगा, उनका एरिया नॉर्मल ये वाली जगह पे ऐसे होगा कि नहीं, वेक्टर डेल्टा S1। अभी ये देखो, ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे, हर जगह पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट, क्योंकि ये कौन है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो मानो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे कंसिडर करूँ E1, तो E1 के साथ ही इसका कोई एंगल होगा थीटा, या तो जो भी हो, ठीक है, θ1 होगा, थीटा, क्लियर, जो भी आप कंसिडर करो। तो अभी ये जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है उसके साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, तो मैं उनको क्या बोलूँ, φ1। तो φ1 फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस एलिमेंट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एलिमेंट E1 डॉट डेल्टा S1। फिर यहाँ पे अगर कोई एक सरफेस एलिमेंट में कंसिडर करूँ तो इनका सरफेस नॉर्मल ये होगा डेल्टा S2 वेक्टर, और यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, E2 अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो φ2 क्या बनेगा, E2 डॉट डेल्टा S2। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए कर सकते हो कि नहीं? तो ऐसे तो n नंबर ऑफ एलिमेंट मिले, पूरे एरिया को एलिमेंट में डिवाइड करो, क्लियर। तो ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे आपको, क्लियर। तो टोटल फ्लक्स क्या लिंक्ड होगा फिर, तो सबके एडिशन के बराबर टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस, तो वो क्या होगी, फाई। तो फाई विल बी φ1 प्लस φ2 अप टू φn। तो φ1 होगा E1 डॉट डेल्टा S1, φ2 होगा E2 डॉट डेल्टा S2 अप टू En डॉट डेल्टा Sn। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ये तो आपकी देखो अलजेब्रिक समेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, यहाँ पे अलजेब्रिक समेशन बनेगा 1 1 2 2 n, तो सिग्मा EI डॉट डेल्टा SI I इज इक्वल टू 1 to n। तो दिस विल बी योर टोटल फ्लक्स। क्लियर? चलो अभी आपको क्या करना है कि ये जो आपने एरिया डिवाइड किया ना, एरिया एलिमेंट, ये देखो ये इतने एरिया का है ना, मतलब थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना आपको, इनको एकदम स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करो, तो इनको एकदम स्मॉल एरिया एलिमेंट, देखो ऐसे ऐसे स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करो, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगी, जो n थी, वो टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। क्योंकि देखो पहले एक कितने एरिया में बनता था, अभी इतनी जगह पे 4 और बना दूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते जाते, बढ़ते जाते। लेकिन ये जो आपका एरिया एलिमेंट है उनका एरिया कम होता जा रहा है, इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स दी जीरो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेंडिंग टुवर्ड्स दी इनफाइनाइट। तो अभी फ्लक्स क्या होगा आपका, तो देखो कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब इनको और स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपका जो एरिया एलिमेंट होगा उनका एरिया क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो ये जो मेरा फ्लक्स होगा उनके अंदर इक्वेशन बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको इनफाइनाइट करने और छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करना है, और आपकी जो एरिया होगी वो टेंड्स टू जीरो होगी। अलजेब्रिक समेशन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n
ई आई डॉट डेल्टा एस आई। तो इनका क्या होगा इंटीग्रेशन। अब देखो ऑलमोस्ट क्या होगा कि स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करोगे तो सबके साथ ना यूनिफॉर्म लिंकेज मिलेगा आपको वहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ऐसे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करके आप पूरी सरफेस को कवर अप करोगे ई डॉट टी एस। तो ये आपको क्या मिलेगा फ्लक्स लिंक्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी चलेगा, वहाँ पे इंटेंसिटी बदलती जाएगी, और यूनिफॉर्म के अंदर तो आपका था ई डॉट डेल्टा एस, तो उनको एक नॉन यूनिफॉर्म के फील्ड के टर्म्स में मिल गया। क्लियर इतना? चलो, इनको स्मॉल एरिया एलिमेंट में आप इसीलिए डिवाइड करते हो क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ फील्ड आपको क्या मिले, सेम मिले, कांस्टेंट वाली। क्लियर? फिर देखो एक और टॉपिक आपको लर्न करना है इनके रिगार्डिंग में, काफ़ी गर्मी हो रही है। चलो, तो जब भी आपकी फील्ड लाइन होगी, जब भी फील्ड लाइन आपकी क्लोज्ड सरफेस के अंदर एंटर होगी तो उनको हम ये क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। और जब भी फील्ड लाइन आपकी सरफेस से बाहर निकलेगी तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं इतना? चलो, तो मानो कि मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करूँ प्लस क्यू, तो इनकी फील्ड लाइन आपको पता है ना कौन से डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और इनके लिए ये वाली कोई सरफेस कंसीडर कर लूँ तो ये सरफेस से फील्ड लाइन देखो कहाँ पे निकल रही है, बाहर निकल रही कि नहीं, तो इनका फ्लक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे मैं एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करूँ तो देखो उनकी फील्ड लाइन ऐसे एंटर करेगी, तो मानो कि उनके लिए अगर मैं कोई सरफेस कंसीडर कर लूँ तो उनके लिए क्या होगी, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। जब भी कोई सरफेस से जितनी फील्ड लाइन बाहर निकले अगर उतनी फील्ड लाइन अंदर एंटर करेगी तो उनका फ्लक्स होगा जीरो। देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू आपका डाइपोल होता था ना। अगर इनके लिए अगर एक मैं सरफेस कंसिडर करूँ और मैं बोलूँ इनकी एक फील्ड लाइन, ये देखो यहाँ से निकल के ऐसे एंटर होके यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये इनकी फील्ड लाइन है कि नहीं एक, तो ये एक फील्ड लाइन यहाँ से निकली आउटवर्ड डायरेक्शन में और फिर अंदर आ गई, तो ये क्या होगा, इनका फ्लक्स जीरो होगा। देखो ऐसे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? जो फील्ड लाइन यहाँ से निकलती है वो वापस अंदर होती है तो इनका फ्लक्स क्या बनेगा, जीरो। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी दो टाइप की होगी, स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको, एक होगा डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो अभी तो एक्सप्लेन भी नहीं किया, कहाँ से आ गया होगा, होते कोई मान लोगो आ जाता है नाम से देख के। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या होगा, रैंडम। चलो, अगर मैं बोलूँ एक लेंथ कंसिडर करो, यहाँ पे एक ही टर्म्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अगर एक लेंथ में कंसिडर करूँ एल, और मानो कि ये एल ना लेंथ कितनी है, 10 मीटर। क्लियर? या तो 10 सेंटीमीटर बोलो, अपना क्या जाता है। चलो, तो यहाँ पे ना चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर लेंथ है ना, वहाँ पे चार्ज देखो ज़्यादा है, फिर ये खाली है, फिर यहाँ पे कम है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको 1 मीटर ऐसे डिवाइड करूँ 10 इक्वल पार्ट में, तो 1 मीटर का जो पार्ट बनेगा तो एक और 1 मीटर बनेगा, एक और 1 मीटर ऐसे बनेगा। तो क्या हर एक यूनिट लेंथ के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है? नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल है ही नहीं। तो ये जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना चार्ज का, उसको आप क्या बोलते हो, डिसकंटिन्यूस। आप इनको 2 डायमेंशनल में एरिया पे भी दिखा सकते हो और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब जब भी कोई सरफेस के ऊपर चार्ज आपकी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? फिर कंटिन्यूस के अंदर हमें डिटेल में जाना है, देखो यहाँ पे। तो फर्स्ट कौन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं सबको एक एक टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड होगा सरफेस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर थर्ड होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो मानो कि एक लेंथ में यहाँ पे कंसीडर करो ये वाली वन डायमेंशनल है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी वन डायमेंशनल, और इनके ऊपर चार्ज आपका जो स्प्रेड हुआ है ना वो ऐसे देखो कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लेंथ कंसीडर करूँ कितने चार्जेस आते हैं, 2 चार्जेस आते हैं। फिर एक और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे देखो ये ऐसे एक और 1 सेंटीमीटर कवर करूँ तो फिर से वहाँ पे 2 चार्जेस, एक और 1 सेंटीमीटर 2 चार्जेस, एक और 1 सेंटीमीटर 2 चार्जेस। तो यहाँ पे हर एक यूनिट लेंथ के अंदर 1 सेंटीमीटर बोलो 1 मीटर बोलो, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिले आपको इक्वल लेंथ के लिए, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर। फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मानो कि एक सरफेस एरिया में यहाँ पे कंसीडर करूँ ए वाला टोटल सरफेस एरिया, और इनके ऊपर चार्ज ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल सरफेस एरिया कंसीडर करूँ तो सबके ऊपर चार्ज मुझे क्या मिलेगा, सेम एरिया। हाँ, इनका एरिया और इनका एरिया सेम होना चाहिए तभी आपको चार्ज क्या मिले, सेम। तो सेम सरफेस एरिया एलिमेंट के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगी, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इनका रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस वाला इनके लिए, तो ये आपका कोई सरफेस एरिया बनेगा और चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। ये देखो रैंडम है कि नहीं, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस है और ये क्या बनेगा, कंटिन्यूस। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, अगर मैं एक वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर करूँ तो यहाँ पे देखो इनके ऊपर चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम का सैंपल निकालूँ, मैं कोई स्मॉल सैंपल निकालूँ, तो उनके अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही वॉल्यूम कहीं और से भी निकाल दूँ तो वहाँ पे भी वो क्या होना चाहिए, सेम। तो ये क्या बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मानो कि ये वाला मैं एलिमेंट निकालूँ वॉल्यूम का एक, तो उतना ही वॉल्यूम में यहाँ से निकालूँ ना, तो दोनों वॉल्यूम एलिमेंट सेम है, तो दोनों के अंदर चार्ज क्या होनी चाहिए, सेम। तो वो क्या होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर इतना। अभी हमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। चलो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे चार्ज आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो 1 डायमेंशनल होगा। आपको सबको 1 डायमेंशनल बताया, ठीक है। क्लियर। तो इनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और उनको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेमडा क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। तो यहाँ पे देखो एक आपकी 1 डायमेंशनल एलिमेंट है, लेंथ इनकी मानो कि मैं कंसीडर करूँ एल के बराबर, ठीक है। तो और इनके ऊपर जो चार्ज मुझे कंसीडर करना है वो मैं कंसीडर करूँ मानो कि क्यू के बराबर। क्लियर। इनके ऊपर चार्ज कितना कंसीडर करूँ, क्यू के बराबर। तो इनकी चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या होगी, क्यू डिवाइड बाय लेंथ होगी एल। क्लियर। तो ये इनकी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उनका यूनिट क्या होगा, तो उनका ऐसा यूनिट देख लो, तो यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। तो ये इनकी यूनिट होगी। अब देखो यहाँ पे, तो मानो कि ये पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूँ डी एल के बराबर, यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करूँ मैं डी एल के बराबर, तो उनके ऊपर चार्ज मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि कितना होगा, डी क्यू के बराबर। तो भी देखो इनकी चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या बनेगी, डी क्यू डिवाइड बाई डी एल बनेगी। क्या बनेगी, डी क्यू डिवाइड बाई डी एल। तो डी क्यू चार्ज किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू डी एल के बराबर। और यहाँ से कोई पी पॉइंट पे आर पोजीशन वेक्टर पे आपकी एक चार्ज कौन है, क्यू नॉट है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है वो मैं आपको बोल दूँ कि हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट पी पे क्यू नॉट है ना,
तो ये पूरे वायर की वजह से, मतलब ये वायर के ऊपर जो चार्ज है उनकी वजह से इनके ऊपर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये डीएल लेंथ एलिमेंट के ऊपर जो आपकी चार्ज डी क्यू है उनकी वजह से यहाँ पे फोर्स में फाइंड आउट करूँ और फिर उनको क्या करूँ, इंटीग्रेट करूँ। ठीक है, चलो। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई डी क्यू, तो वो स्मॉल फोर्स बनेगा क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से, तो वो क्या बनेगा के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अभी देखो क्यू नॉट ए वाले पॉइंट पे, डी क्यू यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस होगा आर, तो आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म है तो इनकी डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, आर कैप, क्योंकि पॉजिटिव एलिमेंट है, ये भी आपका पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स होगा ए वाले डायरेक्शन में, तो वो क्या मैं कंसिडर कर लूँ, आर कैप। क्लियर इतना? चलो फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको डी क्यू की जगह पे क्या लिखना है, लैम्डा डी एल, तो के क्यू नॉट लैम्डा डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपका स्मॉल फोर्स है डी एफ, समझ में आ कि नहीं? तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो देखो टोटल फोर्स, एक मिनट ना मैं जूम आउट कर लेता हूँ। टोटल फोर्स क्या होगा, एफ इंटीग्रेशन ओवर डी एफ होगा कि नहीं, और एक कहाँ पे जाना ओवर दी लेंथ, डी एफ की जगह पे देखो ये वाला इक्वेशन, तो ओवर द लेंथ डी एफ की जगह पे के क्यू नॉट लैम्डा डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। चलो तो के क्यू नॉट कॉमन है, ठीक है, इवन लैम्डा भी आपकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट है तो बाहर लिख मैंने, लैम्डा बाई आर स्क्वायर डी एल आर कैप, तो ये क्या मिल गया आपको, टोटल फोर्स। चलो फिर आपको याद है एक इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकी वजह से ये वायर के ऊपर जो चार्ज है उनकी वजह से यहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, तो सिंपल आप क्या करो, एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या मिलेगा, के इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ लैम्डा बाई आर स्क्वायर डी एल आर वेक्टर, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। चलो फिर यहाँ पे एक और टॉपिक है, नोट करके लिख देता हूँ। तो मानो कि एक आर रेडियस वाली रिंग है, कितनी रेडियस वाली, आर रेडियस वाली रिंग है, और इनके ऊपर ना चार्ज किसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो इनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ होगा, चार्ज तो आपने बोल दिया क्यू, तो ये आर रेडियस वाली रिंग की लेंथ क्या होती है, सरकमफरेंस के बराबर, तो ये क्या बनेगा, क्यू डिवाइड बाई 2πr। क्लियर इतना समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर हमें जो चेंज करना है ना वो खाली यहाँ पे करना है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक आ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो जो चेंजेस होते हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, तो वो चेंजेस कहाँ कहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे बदलेगा, एक ये बदलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये बदलेगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। क्लियर? ये खाली चेंज होगा और एक ये बदलेगा। क्लियर? चलो तो आपको जल्दी से याद रह जाएगा कहाँ कहाँ पे चेंजेस होने वाले, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। चलो सेकेंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या था, लीनियर चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ था ना, तो यहाँ पे सिंपल चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वो क्या होगा आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डिवाइड बाय क्या होगा, एरिया, तो अगर इनका पूरा एरिया मैं बोलूँ डेल्टा एस, ठीक है, इनका पूरा एरिया कौन है, डेल्टा एस, ये वाले एलिमेंट का, और चार्ज उनके ऊपर मैं बोल दूँ आपको किसके बराबर है, क्यू के बराबर, ठीक है, टोटल चार्ज, तो ये क्या होगा, क्यू डिवाइड बाय, या तो डेल्टा क्यू कंसिडर करो, ठीक है, अगर डेल्टा क्यू होगा तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एस, क्यू होगा तो क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एस, तो इनको चलो डेल्टा क्यू ही रखो आप, कितना है, डेल्टा क्यू के बराबर, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा एस। अगर मैं इनका एक स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट कंसिडर करूँ जिनका एरिया किसके बराबर हो, डी एस के बराबर, और जिसके ऊपर चार्ज किसके बराबर हो, डी क्यू बराबर, तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी
वो क्या होगी, डी क्यू डिवाइड बाई डी एस। क्लियर। इनका ऐसा यूनिट आप देख लो क्या होगा, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज कूलम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर एरिया। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो वही है कि नहीं, Q बाय एल था, ए क्या होगा, Q बाय एस होगा। क्लियर। कूलम पर मीटर था, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, तो वहाँ पे डी क्यू किसके बराबर था, लेमडा डी एल के बराबर। तो यहाँ पे डी क्यू किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू डी एस के बराबर। क्लियर। चलो फिर मानो कि यहाँ से मैं बोलूँ एक चार्ज है आर पोजीशन वेक्टर पे क्यू नॉट, कौन सा पॉइंट, मानो कि पी पॉइंट, सेम पॉइंट कंसिडर करो। तो इनके ऊपर इनकी वजह से फोर्स कितना एग्जर्ट होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इनकी वजह से एरिया एलिमेंट की वजह से क्या होगा, डी एफ, और पूरे एरिया की वजह से क्या होगा, फोर्स एफ होगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले किया था। देखो फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई डी क्यू, चार्ज ऑन डी एस एरिया एलिमेंट, तो वो डी एफ बनेगा के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, और उनकी डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर में बोल दूँ आपको आर कैप। क्लियर। तो डी क्यू की जगह पे आप ए रिप्लेस करते थे ना, ठीक है। तो के क्यू नॉट सिग्मा इंटू डी एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपको डी एफ मिला कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो एफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर डी एफ। क्लियर। तो इंटीग्रेशन इस सरफेस पे डी एफ की जगह पे के क्यू नॉट सिग्मा डी एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर। चलो के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, तो बाहर लिखो इसको, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस सिग्मा डॉट डी एस बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल फोर्स मिल गया। देखो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूँ, जो चेंज हुआ ना वो ये चेंज हुआ, ये देखो खाली इतना ही बदला ना आपका, यही खाली चेंज हुआ ना आपका। क्लियर। बाकी सब तो वही है। देखो पहले भी मैंने हाईलाइट करके दिया था आपको, लेमडा डी एल की जगह पे क्या आ गया, सिग्मा डी एस, है कि नहीं। क्लियर। चलो तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल फोर्स मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को नीचे जान दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एरिया सिग्मा डॉट डी एस बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो ये जो आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज ओवर द सरफेस। तो मानो कि एक शेल कंसिडर करो, शेल मतलब क्या होता है पता है आपको, प्लास्टिक की बॉल एज्यूम कर लो जो अंदर से खाली होगी और बाहर उनके पास सरफेस है, जिनकी रेडियस में कंसिडर करो आर के बराबर। क्लियर। तो ये आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और मानो कि इसके ऊपर मैं चार्ज कंसिडर करूँ क्यू के बराबर, तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो चार्ज क्यू डिवाइड बाय एरिया। तो ये जो आपकी शेल होगी, उनका जो स्फेरिकल कंडक्टर है शेल होगा, उनका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। ये लास्ट में एक नोट करके आपको पॉइंट दिया होगा मटेरियल के अंदर। क्लियर। आपको देखो आपने खाली कितना चेंज किया, आपने खाली इतना ही बदला जो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है। बाकी सब वही का वही है। अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे रो इंटू डी वी आ जाएगा। चलो वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। चलो मानो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उनका टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, डेल्टा वी के बराबर, और उनके ऊपर टोटल चार्ज किसके बराबर है, डेल्टा क्यू के बराबर। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आगे देखो आपका क्या था, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी था, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी था। तो ये क्या बनेगा, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू, वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी। तो ये आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगी। इनका यूनिट देखो कूलम पर मीटर क्यूब होगा कि नहीं, यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। देखो क्या थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या थी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ थी। यहाँ पे डेल्टा क्यू बाय एल भी लिखोगे, आपको लिखना है तो ठीक है, रट्टा नहीं करना।
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। तो अगर मैं यहाँ पे इनका एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करूँ, ये वाला जिसका वॉल्यूम किसके बराबर हो, डी बराबर, और जिसके ऊपर चार्ज किसके बराबर हो, डी के बराबर, तो उनकी चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, डी क्यू डिवाइड बाई डी। तो डी क्यू में किसके बराबर लिख सकता हूँ, रो इंटू डी के बराबर। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, उनसे आर डिस्टेंस पे, आर वेक्टर पे कोई पॉइंट पी पे क्यू नॉट है, तो पहले ये वाले एलिमेंट की वजह से वहाँ पे फोर्स निकालेंगे इनके ऊपर, फिर उनको इंटीग्रेट करके पूरा फोर्स निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग अ चार्ज डी क्यू, तो वो क्या बनेगा, डी एफ बनेगा कि नहीं, तो के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और उनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर के क्यू नॉट, डी क्यू की जगह पे क्या लिखूँ, रो डी वी, डी क्यू की जगह पे क्या लिखूँ, ये देखो के क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप, डी क्यू की जगह पे क्या लिखूँ, रो डी वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये आपका डी एफ बनेगा कि नहीं। क्लियर। तो मुझे तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन, टोटल फोर्स क्या होगा आपका, एफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट रो डी वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप ओवर दी वॉल्यूम, के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो डी वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये आपको क्या मिल गया, टोटल फोर्स। चलो क्यू नॉट नीचे लेके आओ तो क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी एफ बाई क्यू नॉट, तो के क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट तो नीचे गया, तो के इंटीग्रेशन डी वी रो डी वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये इक्वेशन समझ में आ कि नहीं, तो ये क्या बन गई आपके फील्ड की इक्वेशन, है ना। तो देखो हर जगह पे वही गया ना, तो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे हुआ, तो एक ये डी वी आ गया यहाँ पे, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो डी वी इंटीग्रेशन और वॉल्यूम था, ये चेंज है कि नहीं, देखो तीनों में वही खाली बदल रहा है, ठीक है, बाकी सब सेम है कि नहीं। रो डी वी की जगह पे क्या था, सिग्मा डी एस था, और फर्स्ट केस में देखो क्या था, लैम्डा डी एल था, और कुछ चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो अगर आपको बोले कि एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर के बराबर, ठीक है, और उनके अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या बनेगी, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, इनका चार्ज बोलो क्यू, और इनकी रेडियस आर, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो दिस विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट स्फीयर। समझ में आ कि नहीं दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहाँ तक रखे, ठीक है, तो एक बार ध्यान से सब रीड कर लो और इनका प्रिपरेशन भी कर लो, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपना बाकी है ना, तो कल अपना जो क्लास होगा उनके अंदर इनके रिलेटेड, और ख़ास करके जो फ्लक्स का इक्वेशन था, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, फ्लक्स वाला इक्वेशन, तो उनके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो कल न्यूमेरिकल्स में लूँगा, और फिर परसों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना होगा गॉस लॉ, ठीक है, एंड उनकी जो एप्लीकेशन है वो। क्लियर दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन होता है एक यूट्यूब के अंदर, वो प्रेस कर देना, कोई पैसे वैसे लगने वाले नहीं है आपसे, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको। मुझे रिस्पॉन्स के लिए आप कमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो बाय।